अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वॉचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। सियासी मैदान किस तरह का होगा, तो मौजूद अदालतें निगरां हुकूमतों के हवाले से भी एक तरह से पीटीआई के मौक़िफ़ को इंडोर्स करते हुए कह रही हैं कि भाई ये जो इस वक्त निगरां हुकूमतों का एक सेटअप है या जो रोल है वो इलेक्शंस को डीरेल करना। बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है नाजरीन मौजूद अदालत की तरफ से जो कि हमें सुनने में आई हैं एज ऑफ लेट, और कुछ और चीज़ें भी हमें इसी एयर में नज़र आती हैं, और वो इस तरह से हैं कि तमाम तर जो चैनल्स ख़ासतौर पे जैसे स्टेट टीवी है, पीटीवी है, पाकिस्तान टेलीविज़न, उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको दिखाना शुरू कर दिया है, उनको नशर करना शुरू कर दिया है। गोया ये कि इससे पहले हमने शायद ही जितना ये इंटरिम टाइम गुजरा है या केयर टेकर का अरसा गुजरा है, हमने शायद ही कोई ऐसा रुझान देखा हो। जाहिर है जो एक स्टेट टीवी की तरफ से कोई चीज़ आती है, आइडियली स्पीकिंग स्टेट टीवी को होना ही इस तरह से चाहिए कि एक इंटरिम टाइम में चूँकि तमाम पार्टीज़ को बराबर का हक मिलना चाहिए, बराबर की कवरेज मिलनी चाहिए, लेकिन अब जाकर हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहले नज़र नहीं आई थी। क्या ये किसी तरफ हिंट करती हुई बातें हैं? क्या पीटीआई के लिए कुछ मामलात आसान होने जा रहे हैं, और इसके ऊपर जो मुखालिफ जमातें हैं पीटीआई की वो भी खुल कर अब तनकीद कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो सहूलतकारी है इस जमात की वो बंद होनी चाहिए, उसको वंस एंड फॉर ऑल एक फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। इस हवाले से नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बहुत मायने खेज रिमार्क्स हैं और जो तनकीद है देखते चलिएगा इसी कंटिन्यूटी में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की निगरां हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बानी तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान के इलेक्शन के मामले में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑब्जर्व्स। अदालत ने मजीद चेयरमैन ऑब्जर्व किया कि चेयरमैन पीटीआई को बानी पीटीआई से मुशावरत की इजाज़त जो है वो दे दी, और ये भी एक इसी तरह से इस कड़ी में एक इजाफा है कि जो पॉजिटिव फैसले देख रहे हैं पीटीआई अपने हक़ में, तो ये भी उनको इजाज़त मिल गई है जो कि पहले उनको रिफ्यूज़ की जा रही थी। इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक़ है, इंतखाबात में निगरां हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की मुशावरत में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की जानिब से दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के बड़े स्पेशल और ख़ास रिमार्क्स हैं। निगरां हुकूमत के ज़ेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरां हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? ये सवाल उठाया मौजूद अदालत ने। ज़ाहिर है निगरां हुकूमत के लिए ये बहुत एक अलार्मिंग किस्म के रिमार्क्स हैं जो कि मौजूद अदालत की तरफ से आए हैं, और उनके लिए ये एक वरीसम सिचुएशन है भी और होनी भी चाहिए। अब आगे आने वाले दिनों में किस तरह से मज़ीद चीज़ें अनफोल्ड होंगी, क्या निगरां हुकूमत इसके ऊपर अपना कोई बहुत वाज़ेह किस्म का मौक़िफ़ देंगी? जैसे गुज़िश्ता हफ़्ते जो निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब वो हमारे प्रोग्राम में थे, और उन्होंने कहा कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी भी जमात को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। हाँ, लेकिन 9 मई के वाक़ये को लेकर उनके जो रिमार्क्स हैं या जो उनका ओपिनियन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो काफ़ी ओपिनियनेटेड व्यू है। तमाम मामले पर नाजरीन बात करेंगे। सियासी जमातें और जो दीगर ऑब्जर्वर्स हैं सियासी सिचुएशन के, वो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आज इंशाल्लाह इसके ऊपर सियासी और लीगल दोनों एतबार से हम गुफ्तगू अपनी ओरिएंट करेंगे प्रोग्राम में। डोंट गो एनीवेयर, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पूरी इस बात पर हम कुछ सियासी और एज़ वेल एज़ जो तज्ज़ियाती व्यू है उससे ओरिएंट करते हैं गुफ्तगू को, और थोड़ा जानने की मज़ीद कोशिश करते हैं कि इस वक्त किस तरह का सियासी माहौल है, और जो मौजूद अदालत ने इतने सख्त रिमार्क्स निगरां हुकूमतों के हवाले से दिए हैं और पीटीआई के हवाले से वो ज़्यादातर बात कर रहे हैं कि दीगर जमातें भी ऐसा फील करती हैं, या फिर कुछ जमातें पीटीआई इसमें मतलब लोन वन आउट है कि वो सिर्फ आइसोलेटेड एक अपने आप को महसूस करते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। आई एम जॉइंड हेयर बाय अ वेरी प्रोमिनेंट एंड पर्टिनेंट गेस्ट पैनल, अ वेरी रादर डेकोरेटेड गेस्ट पैनल। सेनेटर आसिफ किरमानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट हैं, साबिक वज़ीर हैं, तमाम तर बात में अपना जो बुलंद बांग पर्सपेक्टिव है वो हमारे साथ रखेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर। और नाजरीन लेफ्टिनेंट जनरल नईम लोधी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी साबिक वज़ीर हैं और अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर ऑफ द पॉलिटिकल मैटर्स इन द कंट्री। आपका भी बहुत बहुत वार्म वेलकम सर जनरल साहब।
और आपको बहुत खुशामदीद। आपकी तरफ भी मैं ये तमाम तर मामला लाती हूँ कि आप इसको कैसा ऑब्जर्व करते हैं इस वक्त जो फ़िज़ा बनी हुई है। बट आसिफ किरमानी साहब, सर मैं आपकी तरफ ये मामला पहले लाना चाहती हूँ। आपकी जमात की तरफ से अब बाकायदा ये व्यू आ रहा है कि अगर बल्ले का निशान वापस दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो एक तरह से कंटेम्प्ट के मुतरादिफ है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस आ रहे हैं PMLN की तरफ से। प्रेसिडेंट PMLN शहबाज शरीफ साहब भी कुछ ऐसी बात करते हुए सुनाई देते हैं। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा है, फिर अपना आप तबसरा फरमाइएगा, क्योंकि इस पर क्रिटिसाइज़ ये किया जा रहा है दूसरी तरफ से कि जी आप सियासी मैदान में मुकाबला करें अपने मुखालिफ का, उनको सियासी मैदान से बिल्कुल फेंक देना, ये तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हुई। सुनिएगा शहबाज साहब क्या कहते हैं सर, देन प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू इट। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। KP में ऐसे कैंडिडेट इलेक्शन लड़े हैं जिनका मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है, रिश्तेदारी है। जी सर, किरमानी साहब, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट सर? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो कह रहे हैं आपके मुखालफीन नहीं है भाई, आप सियासी मैदान में मुकाबला करें उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुन्ना बीबी। देखिए शहबाज साहब ने जो बात कही है, जाहिर है वो मेरी पार्टी के सदर हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये सियासी माहौल हम किस तरफ जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शंस उस वक्त में होने जा रहे हैं जब इस मुल्क में एक शदीद पोलराइजेशन है और जो हमारी सोसाइटी है वो अनफॉर्चुनेटली नफरतों में बढ़ चुकी है। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आज़ाद इंडिपेंडेंट इदारा तस्वुर किया जाता है। अब उसने एक फ़ैसला किया, एक मुखालिफ फरीक का राइट है वो अदालत में चला गया, ठीक है, ये भी राइट है, ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। हाँ, ये देखने वाली बात है कि आया जो लोग अदालत में उस जो फैसला किया गया है, क्या वो फैसला पाकिस्तान के और अवाम के मफाद में है? मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय है, मैं अपनी पार्टी का डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, जो भी फैसला होगा मैं पाबंद हूँ, लेकिन मेरा हमेशा से ये स्टैंड रहा है और मैंने अपनी पार्टी की आदत को भी ये कन्वे किया है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, कि देखिए वो लोग, मैं समझता हूँ जो सानहा 9 मई में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्विस थे और जिनके खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद और सबूत हैं, एज अ पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ, एज अ फॉलोअर ऑफ कायदे आज़म, कि ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कतन पाकिस्तान में सियासत करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, जिन्होंने अपनी पाक फौज पर हमला किया, रियासत पर किया, GHQ पर किया, शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की, वगैरह वगैरह, आपके और गिराव जलाओ सरा किया। सही। उनको निकाल कर, उनको माइनस करके उन लोगों को, बाकी जो लोग PTI के हैं, जिनके हाथ साफ हैं, जिन पर कोई इल्जाम नहीं है, जो सानहा 9 मई में खुसूसन मुलव्वस नहीं है, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली, उनको इलेक्शन में भी हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहता रहा हूँ और अब आपके फोरम पे कहता हूँ कि भाई अगर कोई बल्ला भी इनको दिया जाता है तो दे दें इनको बल्ला। अच्छा, इनको PTI के प्लेटफॉर्म से भी इलेक्शन लड़ने दें, ताकि मैदान में तो पता चले ना, दूध का दूध पानी का पानी हो, कि जो सोशल मीडिया पे इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है कि जी सबसे जी 70% हो गया मामला, जी 80% चला गया, तो उसका हल यही सबसे मकबूल जमात अपने आप को जो क्लेम कर रहे हैं जी, क्लेम तो यानी कि उसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो और असलियत अवाम के आगे है। बिल्कुल सही बात है। एक सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस, मकबूलियत का मयार क्या है या कबूलियत का मयार क्या होता है? मेरी राय में मकबूलियत और कबूलियत का मयार होता है इलेक्शन। अवाम जिसको मुंतखब करेंगे उसको कबूल करेंगे और उसी को वो करते हैं जो मकबूल होता है। बहुत सही बात आपने की है सर। मकबूलियत वही है, मकबूल वही है जो कि अवाम को कबूल है, लेकिन इसका जो मायने निकाला जाता है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वो कुछ और है। मकबूलियत और कबूलियत को अलग अलग जुमरे में देखा जाता है। जनरल साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। जनरल साहब, योर से ऑन दिस सर, सियासी माहौल में आपका क्या ख्याल है कि एक जमात को दीवार से लगाया जा रहा है? अब तो अदालतें भी कह रही हैं,
और अभी आपने सुना किरमानी साहब की बात, वो ये कह रहे हैं कि भाई 9 मई वालों के लिए, मुलव्विस लोगों के लिए तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो मुलव्विस नहीं है उनको बल्ले का निशान, उनकी इनफिरादी राय ये है कि उनके लिए होना चाहिए ताकि सब क्लैरिटी हो। और ये जो फार्स है जो कि इनके व्यू में किरमानी साहब के कि जी वो सबसे मकबूल जमात हैं, वो भी एक इनको क्लियर हो जाएगी अगर ये खुशफहमी है किसी को। जी मेरा ख्याल है कि किरमानी भाई ने जितनी भी बातें की हैं मैं सब के सब मुत्तफिक हूँ, तमाम इन्होंने जितने भी इसके एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। ठीक है, जमहूरियत है क्या? जमहूरियत, हाँ जी, जमहूरियत है ही ये कि आप ये पता लगाएं कि लोग किसको अपना लीडर बनाना चाहते हैं, और उसके बाद, और इस बात से भी मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि जो मुजरिम लोग हैं उनको भी इस्तिस्ना दे दिया जाए और वो भी सामने आ जाएं कि जी, और हर एक, क्योंकि लोगों को बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं चलता, लेकिन ये ज़रूरी है कि पहले इल्ज़ाम साबित तो हों जिन पर साबित हैं। फॉर एग्जांपल जितनी वीडियोस हमने देखी हैं उसके अंदर जो लोग जिन्होंने पथराव किया है, जिन लोगों ने आग जलाई है, लगाया, कोई और तोड़ फोड़ की है, वो तो कतन किसी उसके मुस्तहक नहीं है कि उनके साथ कोई भी नरमी बरती जाए। लेकिन बाकी लोग जो हैं, हज़ारों जो पकड़े हुए हैं, MPO के तहत पकड़े हुए हैं, ख्वातीन उसमें शामिल है। शुक्र है 2 ख्वातीन को रिहा कर दिया है, अल्लाह करे, और कुछ बच्चों को भी रिहा किया, बहुत अच्छा। और वो जो आपने शुरू में इंट्रो में बात की कि मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा बर्फ पिघल रही है। अच्छा, मैं, आपने देखा होगा, मैं हमेशा जो है ना पॉजिटिविटी को फरोग देता हूँ और मैं कहता हूँ कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि ये मसला पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का है। ये किरमानी साहब का, मेरा, या किसी पार्टी का मसला नहीं है। और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि बजाय इसके कि पार्टियां अपने मैनिफेस्टोज की बात करें, जिसमें मेरा ख्याल कोई भी नहीं कर रहा, अभी पीपल्स पार्टी ने कोई थोड़ी सी बात की है। और दूसरा वो जो आप कह रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड का सिर्फ शिकायत PTI को, ऐसा नहीं है, ये पीपल्स पार्टी को भी शिकायत है। तो मेरा ख्याल है कि इन सब का इजाला होना चाहिए एक। और ये मैं आपको बात बता दूं, अगर हम दायरों में घूमते रहे, और दायरा मैं किसको कहता हूँ कि अगर पहले एक पार्टी किसी के कंधे पे चढ़कर आ जाए और दूसरी पार्टी बदला लेने के लिए उसी कंधे पे चढ़कर आ जाए, तो ये कंधा वही रहेगा, पार्टी बदलती रहेंगी। और बहुत मायने खेज बात आपने की है सर, आपने बड़ी अहम बात की है। सफर करते रहेंगे। वैसे जनरल साहब, मैं आपसे इनफरादी तौर पे भी ये अर्ज करना चाह रही थी कि आपको भी कोई ऐसा अप्रोच किया गया है क्या PTI की लीडरशिप की तरफ से कि आप उनकी मदद करें ये थोड़ी बर्फ पिघलाने में, जो कि आप कह रहे हैं कि अब आप देख रहे हैं कि कुछ हद तक बर्फ पिघल रही है? जी देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मुझे किसी ने अप्रोच किया है, लेकिन ये मैं काम कर जरूर रहा हूँ, ये मैं रिवील कर देता हूँ आपके प्रोग्राम में। मैंने पहले भी ये बताया, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रेवलेशन साहब। हाँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों साइडें मेरी बात सुन रही हैं। इंटरम हुकूमत ही कहूंगा मैं, और मैं क्या कहूँ। और यानी आप, मैं बिल्कुल आम फहम जबान में ये कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI में जो एक प्रॉब्लम आई हुई है, आप उसमें कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जरा हल हो। हाँ जी, कोशिश। और मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा बहुत फर्क भी आ रहा है। और ये देखें, बात जो किरमानी साहब ने शुरू में कही ना, हाँ, अगर माशरा इसी तरीके से बटा रहा, अगर हम में कड़वाटें पहले भी हमने देखे, बहुत होते रहे हैं, इलेक्शन होते रहे हैं, पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती रही, लेकिन लोग मिलते थे। अब तो घर घर के अंदर लड़ाई चली गई है, पता नहीं जी बिल्कुल दुश्मनी के नहज तक मामला आ गया है, जो कि बिल्कुल एक बहुत मनफी एक रुझान है। होना चाहिए, इससे हमें वापस रिट्रीव होना चाहिए और वापस एक नॉर्मल जो इंसानी ताल्लुकात होते हैं उनको अलग रखें, और जो सियासी मामला है उनको अलग रखें और आगे बढ़े। सेनेटर साहब, किरमानी साहब, जब मेरी बारी आए तो आप अंदर, जब आपकी बारी आए तो मैं अंदर, मैं आपका। बहुत अहम सर बात किरमानी साहब की है, जनरल साहब ने आपका व्यू इस पे बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ बर्फ पिघलाने में मदद कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा ये बात मानी है और कह रहे हैं कि कुछ मामला आगे भी बढ़ रहा है कि PTI और एस्टेब्लिशमेंट में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर हो। आप इसको अच्छा शगुन समझते हैं किरमानी साहब? और एक और बात उन्होंने इशारतन भी कही, उन्होंने कहा कि जी कंधों पे आना और ये जो मुल्क में एक रिवायत है ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कंधा सेम रहता है और जो आने वाला शख्स है उन कंधों पे बैठकर वो बस बदलता रहता है। तो ये तो किसी के भी खिलाफ ये मामला इस्तेमाल हो सकता है। ये इस तरह की बात वैसे सर पीपल्स पार्टी वाले भी जो आपके साबिक एलाइज हैं वो भी कर रहे हैं कि कंधे इस्तेमाल ना किए जाएं PMLN की तरफ से। मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि किसी जमात को भी बैसाखियाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और माजी में जिन जिन लोगों ने ये किया है वो, तभी तो नवाज शरीफ साहब भी एक बात करते हैं ना कि हम खता के पुतले हैं, इंसान हैं, गलतियां हुई हैं हमारे से, लेकिन कम से कम उन गलतियों का अब हमें कम से कम कोई इदराक करना होगा।
इसलिए वो कभी ट्रूथ कमीशन की भी बात करते हैं, जिसका ये मतलब नहीं है कि किसी को खुदा न खास्ता सजा देनी है या उसमें कोई जजा किसी को मिलेगी, कि कम अज कम अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जी, लेकिन मेरी आवाज़ बड़ी नातवा है, कमज़ोर आवाज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे पार्लियामेंट के फ्लोर पे हो, टॉक शोज में, मैंने हमेशा ये कहा है कि सबसे पहले हमारे लिए पाकिस्तान है। 98% गरीब और मिडिल क्लास के लिए सर जोड़ के बैठे और उनकी जिंदगियों में आसानी और सहूलतें पैदा करने के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हों। सियासत देखें होती रहती है, इलेक्शन मैं सर अगर आपसे पूछ सकूं किरमानी साहब, मैं ये बात कि नवाज शरीफ साहब क्या इस बात पे अपनी ज़ात से बालातर होकर इस वक्त आपका क्या असेसमेंट है? आप करीबी ज़ाहिर साथी हैं PMLN के, क्या नवाज शरीफ साहब भी अपनी ज़ात से बालातर होकर सोच रहे हैं, मुल्की मफाद में सोच रहे हैं, या फिर कुछ मुखालफीन की ये तनकीद कुछ वजन रखती है कि इस वक्त वो सिर्फ इक़्तिदार का सोच रहे हैं, दैट आई समहाउ मेक इट टू द पावर इन दीज अपकमिंग इलेक्शंस? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये करता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की कोई ख्वाहिश नहीं है, ज़ाती उनकी कोई ख्वाहिश नहीं है, ये उनकी जमात की ख्वाहिश है। आई सी कि अगर अवाम मौका देते हैं तो नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का इजहार पार्टी में या इंडिविजुअली कभी किसी के साथ नहीं किया। जहां तक रह गई आपकी बात कि नवाज शरीफ साहब क्या सोचते हैं, देखिए नवाज शरीफ साहब ने पहले ही कह दिया था कि मैंने ज़ाती मेरे मामला जौन से थे वो मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया, और मैं इस चीज का भी गवाह हूँ, मैं ऐनी शाहिद हूँ कि जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी तो हमारे एक मोहतरम जज साहब थे, उन्होंने हमें एक खाम खा कन्फ्रंट्रेशन की तरफ धकेला, जो कि नवाज शरीफ साहब कन्फ्रंट्रेशन के मूड में नहीं थे। और वो तब भी कहते थे कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यार, CNG की लाइनें लगी हुई हैं, दहशत गर्दी है, कराची में बदअमनी है, मुझे इन पर कॉन्सेंट्रेट करने दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो जज साहब थे, जो अपने आप को सुपर प्राइम मिनिस्टर समझ बैठे हुए थे, उन्होंने हमें साकिब निसार साहब की आप बात कर रहे हैं? जी, साकिब निसार साहब की आप बात कर रहे हैं? नो, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब की बात कर रहा हूं। अच्छा 2013 राइट। हाँ, जिन्होंने कहा कि इसका क्यों नहीं ट्रायल कर रहे तुम लोग मुशर्रफ का, अगर तुम ट्रायल नहीं करोगे तो फिर मैं प्राइम मिनिस्टर को। सर ये तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं किरमानी साहब, क्योंकि हम तो ये सुनते आए थे कि मुशर्रफ साहब का ट्रायल करना तो नवाज शरीफ साहब की मर्जी थी, और ये इसमें यही इसी वजह से उनके प्रॉब्लम्स फिर एस्टेब्लिशमेंट से आए थे उस दौर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। नवाज शरीफ साहब की उस वक्त तवज्जो थी मुल्क की मईशत पर, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी और दीगर वो जो दहशत गर्दी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तब भी कहा था कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है। और आई मस्ट से दिस इज ब्रेकिंग न्यूज सर किरमानी साहब, ये ब्रेकिंग न्यूज है आपने जो ये रेवलेशन की है। बिल्कुल। और लेकिन ये अदालत की कार्रवाई, आप मिनट्स निकाल के देख लीजिए कि क्या उन जज साहब ने सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं कहा कि मुझे 1 घंटे में बताओ कि तुम कब कार्रवाई शुरू कर रहे हो, वरना मैं कंटेम्प्ट में तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर को समन कर लूंगा। आई वाज देयर, मैं मौजूद था, मेरे ये सामने हुई सारी चीजें। कहने का मतलब मेरा ये कि नवाज शरीफ साहब ने तब भी वो मामला अल्लाह पे छोड़ा, और उसका नतीजा ये निकला कि 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की। और मुझे आधा मिनट दीजिए, मैं आपसे इल्तिजा करूंगा जी कि नवाज शरीफ को वक्त कितना मिला। 2013 में हमें उस मोहतरम जज साहब ने नहीं चलने दिया, 2014 में धरने आ गए, एक 2015 मिला, उसके बाद 2016 में पनामा का एक झूठा केस घड़ दिया गया। 1.25 साल में नवाज शरीफ ने इस मुल्क से लोड शेडिंग भी खत्म की, कराची की रोशनियां भी लुटाई, जराइम भी खत्म किए, CPEC लाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, लेकिन उसके बाद बहरहाल जो हुआ वो आपके सामने है। तो मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की अभी भी पहली तरजीह जौन सी है वो ये है कि इस मुल्क को माशी तौर पर मजबूत किया जाए, जो कि 20वीं कुव्वत बनने जा रहा था माशी तौर पर, और बीच में रोड ब्लॉक्स आ गई, कभी डॉन लीग्स आ गया, कभी पनामा आ गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि वो भी ये समझते हैं, उनकी भी तरजीह है कि हाँ, आप कहते हैं अभी भी तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान की मईशत की तरफ एजेंडे पे आए। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने पाक फौज पर हमला किया, जिन लोगों ने रियासत पर हमला किया, उनके लिए मैं भी समझता हूँ और मेरी पार्टी भी समझती है कि किसी किस्म की जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, उनको देने के हक में नहीं है। और ये MPO वाला मामला भी जैसे अभी जनरल साहब ने उठाया था, लेकिन जनरल साहब आपने बात सुनी, किरमानी साहब ने कहा कि विंडिक्टिव बदला लेने का नेचर नहीं है नवाज शरीफ साहब का, अभी भी नहीं है। अभी भी उन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों को अल्लाह ताला पे छोड़ा,
और पहले भी नहीं था। ये तो बहुत अहम बात है, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले तो कहते हैं कि जी इफ्तिखार चौधरी साहब तो साथ थे नवाज शरीफ के, और फिर उनके साथ मिल के इन्होंने सारा मामला, आपको पता है किरवानी साहब मुस्कुरा रहे हैं मेरे इस कमेंट पे, लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी हैज एन एंटायरली अदर नैरेटिव ऑन दिस। बट अभी आपने सुना किरवानी साहब कह रहे हैं कि वो तो वो मोअज़्ज़ज़ जज थे, साबिक चीफ जस्टिस, जो चाहते थे कि मुशर्रफ के खिलाफ, गॉड ब्लेस हिज सोल, मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वरना नवाज शरीफ साहब की ऐसी कोई वो नहीं थी, ख्वाहिशात नहीं थी। जी देखें, जो मेरे ज़हन में मैं आपके सामने रख देता हूँ, बाकी जैसे मर्जी है। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, जो लोग वोट लेकर आते हैं और अपनी काबीना बनाते हैं, आपकी असेंबली होती है, फिर वज़ीर आज़म बनते हैं, अगर वो कॉन्फिडेंट हों कि हम लोगों के वोटों से आए हैं और कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता, तो ये बहाना बनाना, एक पार्टी कहती है जी मुझे, हमें बाजवा साहब ने कहा था हम इसलिए खराब काम करते रहे, अभी करमानी साहब कह रहे हैं कि हमें उन्होंने कहा था हम इसलिए काम खराब, कोई अमेरिका का नाम लगा देता है कि हमें वहां से दबाव, ये बात, ये तो कोई बात ना हुई ना। आपको लोगों ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है और आपको सुप्रीम पावर दी है कि आप तमाम महकमे आपके अंडर हैं कि आप जो है ना जरा काम करें मर्जी से। अगर आपको काम नहीं करने दिया जाता, आप अवाम को बताएं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा हूं। लेकिन वो जो ना जाने वाली बात है, वो कौन सी अट्रैक्शन है, ये किरमानी साहब जरूर मुझे बताएं कि जब आपके ज़मीर पर बोझ बढ़ जाता है और आप नहीं छोड़ते इक़्तिदार, तो वो कौन सी जज्बा है जो आपको इक़्तिदार छोड़ने नहीं देता। वरना क्या मजाल है किसी चीफ जस्टिस की कि आपको डिक्टेट करे, क्या मजाल है किसी। जनरल साहब, मुझे तो याद पड़ता है उस जमाने में बहुत ऐसी बातें होती थी, प्रेस टॉक्स होती थी, नवाज शरीफ साहब बतौर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि उनकी कुछ कुव्वतें हैं जो कि उनकी टांगे खींच रही हैं। बल्कि मैं ये साथ रेप्लिकेट करूंगी, अभी खान साहब भी जब प्राइम मिनिस्टर थे और उनके आउस्टर से चंद माह पहले वो भी ये बातें बतौर प्राइम मिनिस्टर कहते थे कि जी ये चीजों का मैं जिक्र कर रहा हूं। हाँ, तो कहते तो थे ना, आप जैसे फरमा रहे हैं कि कहना चाहिए, बताना चाहिए आवाम को, तो बताते थे, अब आगे क्या करें। किसी को इस्तेसना नहीं दे रहा। और मैं समझता हूं कि एक मजबूत जमहूरियत, एक मजबूत जमहूरियत तब जड़ पकड़ेगी जब ऐसी लीडरशिप आए जो अवाम पर भरोसा करे और अवाम के पास वापस जाने के लिए हर वक्त तैयार हो, और उसको ये बिल्कुल फिक्र ना हो कि कोई मुझे डिक्टेट करेगा और किसी की बात माननी पड़ेगी मुझे। मुशावरत, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबके सामने खड़े हो जाएं और उनके सामने कोई स्टैंड ऑफ पैदा कर दें। देखें, साफ ज़रा सिक्योरिटी के बारे में कोई आपको इनपुट देगा, वो आर्म फोर्सेज की तरफ से आएगी, कोई फॉरेन पॉलिसी की आपको इनपुट देगा, वो इनपुट तो होती हैं, लेकिन जब आप महसूस करते हैं कि लोगों का एक रुझान है और लोगों ने मुझे भेजा है, तो फिर मेरा ख्याल आपको ये काम नहीं करना चाहिए। वो पहले एज अ वेटरन ऑफ द आर्मी आप ये बात फरमा रहे हैं कि जी कोई डिक्टेशन किसी के लिए नहीं होनी चाहिए और आइडियली स्पीकिंग ऐसे ही होना चाहिए। किल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे किरमानी साहब? जी, मैं ये करना चाह रहा था, जनरल साहब ने यहाँ फरमाया कि जी डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए। डिक्टेशन तो नवाज शरीफ ने कभी भी नहीं लिया और उसका उन्होंने नतीजा भी भुगता। इन्होंने कहा ना किसी भी जज के सामने नहीं खड़े होना चाहिए। मुझे बताइए कि ये वही जज साहब थे ना जिन्होंने यूसुफ गिलानी को खड़े खड़े कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया। ऐसे ही है। अदालतें बहरहाल जो होती हैं उनसे आप एक हद तक उनसे आप उनको अपना मुकदमा ही पेश कर सकते हैं ना, फैसला तो अदालत के हक में होता है। और फिर दूसरी बात मुझे बताइए, जहां जनरल साहब मोहतरम ने बात ये की, तो मुझे ये भी फिर यहाँ पूछने का मैं हक बजानिब हूँ कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के किसी हिस्से को ये ज़ेब देता है कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को कहे कि यू स्टेप डाउन, कि तुम स्टेप डाउन कर जाओ? क्या इस्टेब्लिशमेंट का ये किरदार था? तो देखिए, और उस पर क्या नवाज शरीफ ने स्टेप डाउन किया? उसने अपने खिलाफ झूठे मुकदमात बर्दाश्त कर लिए, लेकिन स्टेप डाउन नहीं किया। जी जनरल साहब, ये बात जब अपना राइट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री इस्तेमाल करने की बात आती है, तो आपने सुन लिया कि किन किन मराहिल से और परेशानियों से गुजरना पड़ता है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को। देखिए, उस वक्त मियां साहब के सामने, अगर मुझे इजाजत दें, उस वक्त जरा क्लैरिटी फर्दर हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त मियां साहब तो बड़े क्लियर थे। वो कह रहे थे मैं तो लोगों से वोट लेके आया हूं कि तुम्हारी मैं 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा। ये नहीं, बड़े मायने खेज डिबेट है सर। लेट मी गेट इट अक्रॉस विद जनरल साहब आल्सो। सर जनरल साहब, जी, ये रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं जिनका तज़किरा किया है किरमानी साहब ने। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे चंद वाकयात के बाद मामला सीधा हो सकता है। जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मैं इज्जत करता हूं कि उन्होंने जो वो दुरुस्त समझते थे किया और अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप कुर्बान कर दी, लेकिन अपने प्रिंसिपल पर खड़े रहे।
यही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाकियों से। तो यही बात मैं कहना चाह रहा था। दूसरा ये जो आपने कहा कि भी क्या एस्टेब्लिशमेंट, और सही करमानी साहब ने ये जवाब सवाल किया है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट को जेब देता है कि वो अपने दायरे से बाहर निकले? बिल्कुल नहीं देता। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि तमाम लोगों को अपने अपने हदूद में रहना चाहिए, और ये सबको होना, इसका तरीका ये है कि देखें जो जिनकी हदें मुकर्रर है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन ने की हुई है, कोई मैनर आपने तो नहीं की हुई। दुरुस्त। जब कोई अपनी हद को पार करने की कोशिश करे तो सबको मिलकर उसकी मुखालफत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब जिसको सूट करे वो उसी के साथ मिल जाए और बाकी एक बंदे को छोड़ दे मुखालफत करने के लिए। प्रॉब्लम ये है जिसका प्रॉब्लम ये है। सही बात आपने की है। इस वक्त जब भी कोई हदूद क्रॉस करने की कोशिश करता है, दो लोग तो उसके साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं, तीसरे को वो अलग कर देते हैं। ऐसे करते रहेंगे तो वो तो हदूद क्रॉस करते रहेंगे, वो तो बाज नहीं आएंगे अपनी बात। ये बहुत अहम बात है नाज़रीन, लेकिन मेरे पास वक्त इतना वाइंड अप, और बहुत आई थिंक मायने खेज बातें हमने इस सेगमेंट में सुनी। अगले सेगमेंट में कुछ कानूनी बहस के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ कानूनी एतबार से अब गुफ्तगू को ओरिएंट करते हैं, क्योंकि दोनों इतराफ से बहुत सख्त किस्म के जो लीगल मैटर्स हैं उनके ऊपर मामलात उठाए जा रहे हैं। ख्वाह वो PMLN हो जो कि बल्ले के निशान की वापसी के ऊपर सख्त नाला नज़र आती है, या फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जो कि कहते हैं कि जी हमें किसी सूरत जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और मज़े की बात यह है कि प्रेसर्स भी अब PTI के जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं बाकायदा, इवन स्टेट TV पर, पाकिस्तान टेलीविज़न पर। फौरी तौर पर अपने जो दो मोअज़्ज़ज़ एनालिस्ट्स हैं और इस मामले पर बड़ी एक दूर की राय रखते हैं और फार साइटेडनेस रखते हैं, बड़ी ख़बरें माशाल्लाह दोनों के पास होती हैं, उनका रुख करती हूँ। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और साक़िब बशीर साहब, मैं कहती हूँ कि कोर्ट रिपोर्टिंग के और माशाल्लाह कोर्ट कॉरस्पॉन्डेंस के दोनों बड़े बहुत मायनाज वेटरन्स हैं। आप दोनों को बहुत खुश आमदीद। सिद्दीकी साहब, आपकी तरफ पहले मैं लाती हूँ मामला। बैरिस्टर गौहर की बात सुनिएगा, PTI चेयरमैन की। वो जो गिला करते हुए नज़र आते हैं इलेक्शन कमीशन से, और फिर जाहिर है आपने सुना है PMLN वाले तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो तो रिश्तेदारियां बता रहे हैं PMLN वाले कि जी ये जजेस की रिश्तेदारियों को जो है वो PTI अपने हक में इस्तेमाल कर रही है। आपका इस पर क्या ख्याल है सिद्दीकी साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस तरह का बयान आना, जो कि मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन एक मुखालिफ सियासी जमात और हाई कोर्ट के दरमियान है, उस पर जो है वो बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से हाई कोर्ट के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये तनकीद सियासी तौर के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो समझ नहीं आती है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। ये बजाय इसके कि ये कोई लीगल पॉइंट उठाते, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनके सदर बल्ले की मौजूदगी की वजह से शायद उनको कोई सियासी तौर पर खतरात हैं। हालांकि सियासी जमातें सियासी इंतखाब के अंदर अपने बज़ोर ताकत, अपने वोट से और अपनी जो उसकी सपोर्ट है पब्लिक के अंदर, उसके ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात जो है वो ये है कि हम देखें तो 2018 के बाद से जो कुछ हुआ, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान हमें एक हम आहंगी नजर आती है कि जिस तरह से एक सियासी जमात को फायदा पहुंचाया गया और एक को जो है बिल्कुल पॉलिटिकल मंजर से वॉश आउट करने की कोशिश की गई। और फिर उसके बाद से होने वाली मुख्तलिफ तकर्रियां हुई और बहुत कुछ आपको भी पता है, मुझे भी पता है और साक़िब बशीर साहब को भी पता है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इस तरह से तनाज़े का बाइस रही। अब हर मामले के अंदर हम ये देख रहे हैं कि कोई इदारा जो है वो अपने तौर के ऊपर तो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। उसको हर वक्त हर लम्हे जो है वो एक अदालती हुक्म की जरूरत है, वो खा सियासी जमात हो, वो खा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी और दूसरा तीसरा इदारा हो। तो इदारे जो हैं वो अपना अपना काम करने के बजाय एक दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत, और ये एक अजीब सी सूरत हाल बन चुकी है कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है जैसे
तो यानी बहरहाल आप सिद्दीकी साहब, आप तस्करा ये भी कर रहे हैं कि कुछ तकर्रियां हुई हैं जुडिशल जिसके ऊपर ये एतराज़ात उठाए हैं, और दरअसल ये PMLN डरे हुए हैं 2018 के, उनको खुद ये डर है कि रिकैप ना हो जाए कि ये एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का गठजोड़। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि छाछ का जला, वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, तो शायद बहुत सारी इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन हम ये मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का बयान जो है वो उनको नहीं देना चाहिए था। इसको सियासी तौर पर तो जाहिर है कि मुखालिफ सियासी जमात जो है वो इसी बात से रंग अमेजी करेगी उसकी कि देखा जी भाग गए, डर गए और ये इनको खौफ है इसलिए नहीं हो रहा। हालांकि इलेक्शन कमीशन जो है वो PTI के अपने दौर के अंदर तकर्रुर किया गया है, और हमने देखा है, सुना है कि जहाँ पे उन्होंने इमरान खान साहब के बयान जो है मौजूद हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि सबसे ईमानदार जो है वो ये है और गैर मुतनाज़ है। लेकिन फिर उसके बाद से देखें, एक पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी अजीब सी है इस वक्त, मुझे समझ नहीं आ रही है कि एक ऐसी सियासी जमात जो 9 मई के वाकयात के अंदर मुलविस है, जिसने इस्लामाबाद जलाया, जिसने अदलिया के ऊपर जो है वो हर तरह का वार किया, अब मुकदमात हैं, पेशी के दौरान अदालतों के अंदर तोड़ फोड़ की गई, बलादारियों में बयान जमानतें भी मिली उनको। बशीर साहब, आपका क्या ख्याल है? आप मुस्कुरा भी रहे थे तमाम तर बात पे, आप इत्तेफाक करते हैं ये जो नेक्सस था जुडिशरी का, एस्टेब्लिशमेंट का, उससे खौफजदा है PMLN? और मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है कि अब लगता है दोबारा RTS बिठाने की तैयारियां हो रही हैं। पहली बात तो मैं ये करूंगा कि कयूम सिद्दीकी साहब हमारे सीनियर हैं, और आपने जो तारुफ कराया शुरू में कयूम सिद्दीकी साहब को हम देखकर जो है वो कोर्ट रिपोर्टिंग शुरू की है, और वो मेरा ख्याल है उस्ताद हैं और सनद हैं कोर्ट रिपोर्टिंग में और सहाफत में। और दूसरा मैं ये कमेंट करूंगा कि जो जुडिशरी है, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई गैर मामूली जो है वो कोई सिचुएशन है। चीजें जो है वो फिलहाल मुस्लिम लीग नून के फेवर में ही जा रही हैं। जहां तक बात है बल्ले के निशान की, जहां तक बात है कि बैरिस्टर गोहर जो है जाके जेल में जो है वो खान साहब से मिलेंगे या इस किस्म की चीजें, मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज मूव है कि जो पूरा जो है वो सिचुएशन तब्दील कर देंगी। बल्ले का निशान तो पॉलिटिकल पार्टीज को तो कम से कम चले, ठीक है, आपका इतराज किसी जज पे, किसी अदालत के कंडक्ट पे, उस पे किसी रिलेटिव को लड़ रहा है इलेक्शन, वो एक अलग इतराज है, उनका राइट है करना। लेकिन बल्ले के निशान पे करना कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो है अब उसको क्यों आप बल्ला दिया जा रहा है, वो बल्ला नहीं ठीक और ये और वो, ये मेरा ख्याल में कोई मुनासिब जो है वो चीज नहीं है। बाकी रही बात ये पेशावर हाई कोर्ट की हद तक था, और दूसरी जो बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उनको रिलीफ मिले हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। साइफर केस की बात करें, उसमें स्टे हुआ है, या आज जो मुलाकातों के हवाले से जो जेल में मुलाकातें और निगरान हुकूमत के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं अदालत ने, मेरा ये ख्याल है कि वो इतने भी कोई मेरिट लेस नहीं थे कि निगरान हुकूमत जो है जी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब निगरान हुकूमत जो है उसका काम यही होता है कि वो इलेक्शन कमीशन को फुली फैसिलिटेट करे, लोग जो है गैर जानिबदार लोग लगाए जाएं। यहाँ इस्लामाबाद का ही आप देख लें, DC इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद को 5 लेटर लिख चुका है इलेक्शन कमीशन, आज तक चेंज नहीं किया गया। तो ये निगरान हुकूमत है ना, निगरान हुकूमत ने ये करना है, तब्दील करना होता है। बड़ी अहम बातें आपने बताई हैं जी। इस बारे में तो पीपल्स पार्टी भी कह रहे थे भाई ब्यूरोक्रेसी आपने सारी वो रखी हुई है जो जिनका टिल्ट वहां है। साकिब साहब, एक और बात बताएं कि अब एतराज सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट पे नहीं, बल्कि PMLN का एतराज, आपको पता है वो जो मासूम का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके ऊपर भी PMLN खासी नाला है। मतलब उन 3 अदालतों से अब एतराज है PMLN को। असल में वो जिस दिन ये मामला हुआ तो कयूम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के नीचे किसी बंदे ने पूछा, तो उन्होंने जो बात की वो मैं वही करूंगा कि जो लॉ है, लॉ की नजर में कोई भी जो जब बंदा किसी पे कोई इल्जाम लगता है, जब तक कि उसकी जो गिल्ट जो है वो साबित ना हो जाए, किसी कोर्ट से वो कन्विक्शन ना हो जाए, तो वो इनोसेंट होता है। मतलब कोई भी, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी। तो ये जो बात की गई थी वो यही थी कि, और ये लेकिन साकिब बशीर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरा ख्याल जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए उस वक्त वो तोशा खाना के अंदर कन्विक्टेड है। नहीं, तोशा खाना में कन्विक्टेड हैं, लेकिन वहां पे वो बेल में है। अब सजा मुअत्तल हो गई है। जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, नहीं, सजा मुअत्तल है ना। उनके सामने साइफर का केस था,
तो साइफर हाँ। के केस में जमानत है, तो उस जमानत में वो ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि ये जो केस हमारे सामने है, इस केस में अभी तक ये बंदा इनोसेंट है। तो मुझे जो समझ आई है, मैं जो कोर्ट में था, कि इस केस में वो बंदा इनोसेंट है। अब उसको दूसरे तनाजुर में भी आप ले सकते हैं, जिस तरह सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि वो दूसरे में उनकी कन्विक्शन है, लेकिन वो जो बात हो रही थी, भाई सिद्दीकी साहब, आपने शरारतन ये लुकमा दिया है या फिर आप सीरियस है? क्योंकि वो कह रहे हैं भाई तोशा खाना की हियरिंग थोड़ी थी, साइफर केस की हियरिंग थी। वो कहते हैं कोर्ट थोड़ी अवाम को कोई बताए थे, वो तो डी कोड हुआ हुआ खत लहराया था उन्होंने। क्या उसमें मुसीबत है? नहीं, देखें, वो जाहिर है कि केस के मेरिट्स के ऊपर जो है वो जमानत के दौरान में जिस तरह के रिमार्क्स आए हैं, उस पे मैं तो ये देख रहा हूँ कि अगर इसको एक और एंगल भी है देखने का। देखें कि अगर अदालतों को इतनी बड़ी ना इंसाफियां प्रोसिक्यूशन की तरफ से नजर आ रही हैं, देखें ये केस बनाने वाले कौन है? केस तो बनाने का जो है वो प्रोसिक्यूशन का है, और अदालत देख रही है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत सारी इसके अंदर खामियां हैं, और अदालत ये भी देख रही है, शायद सुप्रीम कोर्ट हो या नीचे जो है वो हाई कोर्ट हो, गुल हसन साहब की अदालत हो, वहां पे हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल एक राउंड तक चलता है और फिर दोबारा उसके बाद आप उसको ले देते हैं। कलअदम क्यों नहीं करार देते? इतनी बड़ी नाइंसाफी है, क्यों एक नाइंसाफी इतने मासूम है तो ट्रायल कलअदम करार देते हैं, आसान इजी वे आउट। साकिब साहब, अच्छा, एक मैं सिर्फ बात करूंगा। अब जो कलअदम करार देना है, वो क्वैशमेंट जो है उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। हाई कोर्ट के सामने इन कैमरा प्रोसीडिंग का उसके खिलाफ आ रही है, या उनके ट्रायल में जो खामियां थी वो मामलात आ रहे हैं। ये जो कलअदम करार देने वाला मामला है, ये उसी वक्त हो सकता है जब क्वैशमेंट की उनकी पिटीशन आए, जो हाई कोर्ट से तो मुस्तरद हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। वक्त इतना ही था मेरे पास। आई विल टेक एवरीवन्स लीव। अल्लाह हाफिज।